अपरिवर्तित रहेगा? जल्दी से आंसर दे दीजिए। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर सूर्य तप का मान बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा? जल्दी बताइए। सभी को गुड इवनिंग। हम लोग पिछला जो क्लास चल रहा था उसमें जो है हम लोग थोड़ा टेक्निकल इशू के वजह से वहां पे हम देखे दिक्कत थी, तो इसलिए हम सेकेंड हाफ में टाइम रख लिए। तो हम लोग जो चल रहे थे उसमें हम लोग देख रहे थे सूर्य तप, और सूर्य तप में हम लोग कई बात समझे थे, और उन बातों में ही महत्वपूर्ण अब हम लोग बात कुछ सीखेंगे। और अब सूर्य तप में आपने ध्यान दिया, अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि बताओ विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर सूर्य तप का मान बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा? जल्दी से आंसर दे दीजिए। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर सूर्य तप का मान बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा? जल्दी बताइए। घटेगा, बिल्कुल सही जवाब है। क्यों घटेगा ये भी हमने आपको समझाया था, क्योंकि सूर्य की किरण यहाँ तिरछी पड़ेगी, और तिरछा में प्रति स्क्वायर वर्ग मीटर में कम से कम उष्मा जाएगा, और इसीलिए घटेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहाँ से हम लोग जो टॉपिक जो छोड़े थे उस टॉपिक को अब शुरू करते हैं। हम लोग चलने वाले थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एल्बिडो। एल्बिडो एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन आपके रहने की पूरी संभावना होती है। एल्बिडो क्या है, किस प्रकार से ये प्रभाव डालता है, सभी चीज को हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, एल्बिडो क्या है इसके लिए हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे। एल्बिडो का मतलब होता है, मेन रूप से एल्बिडो का अर्थ है जो उष्मा पृथ्वी के सतह तक आना चाह रहा है, वह उष्मा पृथ्वी के सतह से पहले या सतह के द्वारा अंतरिक्ष में जो परावर्तित हो जाता है उसी को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। तो एल्बिडो का मतलब हो गया सूर्य से आने वाली जो सूर्य ताप है, वो सूर्य ताप विभिन्न कारणों से अगर अंतरिक्ष की ओर वापस हो जाता है तो इसे हम लोग एल्बिडो के नाम से जानते हैं। तो एल्बिडो क्या हो गया ये बात समझ गए। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ सूर्य से आने वाली उष्मा पृथ्वी के सतह से पहुंचने के पहले ही अगर अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग एल्बिडो के नाम से जानते हैं। और एल्बिडो जितना ज्यादा होगा, आपको कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एल्बिडो जितना ज्यादा होगा, पृथ्वी उतना ज्यादा गर्म होगा या कम गर्म होगा? आपको देगा कि बताओ एल्बिडो अधिक होने से पृथ्वी की उष्मा बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी? क्या लगता है, एल्बिडो ज्यादा होने से, अधिक होने से पृथ्वी की उष्मा क्या होगी? वेरी गुड, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, दोनों तरह का आंसर आ रहा है, दोनों तरह का आंसर मिल रहा है। बढ़िया से हम लोग समझते हैं एल्बिडो अधिक होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। एल्बिडो अधिक होने से प्रभाव क्या पड़ेगा, हम लोग फिर से समझें। जो सूर्य से उष्मा आएगा वो उष्मा परावर्तित हो जाएगा, और जब उष्मा परावर्तित हो जाएगा तो उसके कारण पृथ्वी की जो उष्मा होगी वो घट जाएगी, बढ़ जाएगा, मारोगे तो 0 नंबर आ जाएगा। देखिए बात को समझना, एल्बिडो का मतलब देखो, मतलब जब तक नब्ज नहीं पकड़ो तब तक तुम्हें आंसर, अब सर्वर जी कह रहे थे टेस्ट लगाइए। टेस्ट 3 तरह के होते हैं, एक 100 क्वेश्चन दे, 100 में 100 सही हो जाएगा, क्या इससे परीक्षा पास हो जाएंगे? कदापि मत सोचना। टेस्ट के क्वेश्चन का लेवल है ना, तो तुमको एल्बिडो ही अभी पढ़ा के 10 क्वेश्चन पूछेंगे, वो 10 में तुमसे 10 गलत होगा। जब तक तुम बात को समझे नहीं रहोगे तो तुमको टेस्ट लगाने से क्या फायदा? वो खाली माया मोह है और कुछ नहीं। तुम्हें लगेगा कि 1000 क्वेश्चन, 1 लाख क्वेश्चन भी बना लो
तो क्या सब उसी में से आ जाएगा? 100 क्वेश्चन परीक्षा दोगे, 1 लाख भी पढ़ के जाओगे, बहुत होगा तो 30 क्वेश्चन तुम्हारा लड़ेगा, फिर तुमको 70 वही काम देगा जो तुम क्लास में समझ रहे हो। ये जब तक नहीं आएगा तब तक टेस्ट लगाने वाले लगते रहो, ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट नहीं आएगा। आज कई लोग स्टेट वगैरह क्या है, अभी जो एसटीईटी में जो लोग बच्चे खूब समझे हुए थे वो लोग तो कुछ कर पा रहे, जो खाली सेट के फेर में थे कि किनके यहाँ सेट लगा ले, 5 रुपया में लग रहा है, 10 रुपया में लग रहा है, औंधे मुंह गिर के चले आ रहे। सेट लगाने से क्या हो जाएगा तुम्हारा? सीखने पर ध्यान दो, बाकी अगर माया मोह में रहोगे तो कई जगह सेट लग रहा है, वही लगाओ ना, कहां तुम परेशान रह रहे हो? इस पर ध्यान दो जो चीज तुम्हारा चल रहा। तो ध्यान दीजिए, एल्बिडो में हमने बताया कि जो सूर्य से उष्मा आते हैं वो उष्मा, और बीच में कमेंट से डिस्टरबेंस होती है, जिनका भी है उसमें आप लोग को रिमूव कर दिया जाएगा। इसलिए बात आप ध्यान दीजिए, सर्वर को तो रिमूव कर लेंगे, 8 दिन बाद ही अगला क्लास देखोगे, उसके बाद फिर कमेंट्स आएगा परमानेंट रिमूव, खाली रिकॉर्डेड क्लास देखिए। लाइव का मतलब बौद्धिक विकास होना चाहिए, जिसमें हमें लगे कि हाँ ये बच्चा लाइव करने लायक है। बिना मतलब तुम्हारा अगर डिस्टरबेंस आएगा, काबिल बनोगे, क्लास कट हो जाएगा। काबिल लोग के लिए हमें जरूरत नहीं है, यहाँ के सिस्टम के अनुसार चलने का प्रयास करिए। तुम्हें कोई बात कहनी है, लास्ट में अपनी बात कहो, उससे पूरा सीक्वेंस भंग हो जाता है। जो चीज कहना आदमी चाह रहा है, जो पढ़ाना चाह रहा है, जहां तक सोचना चाह रहा है, तुम्हारे एक मूर्खता से पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है। ध्यान दीजिए अब बात पे, अब इसमें ध्यान से समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अभी हम लोग समझ रहे थे एक महत्वपूर्ण बात कि सूर्य से जो उष्मा आया वो उष्मा अगर इधर लौट गया, परावर्तित हो गया, तो इसी घटना का नाम एल्बिडो है। और अगर एल्बिडो अधिक होगा तो एल्बिडो के अधिक होने से पृथ्वी की उष्मा घट जाएगी, पृथ्वी कम गर्म होगा क्योंकि ज्यादा उष्मा ऊपर ही चल गया। ठीक इसी प्रकार से अब आपको एल्बिडो से दूसरा मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा एल्बिडो के लिए जिम्मेवार कौन लगता है? रेगिस्तान सबसे ज्यादा एल्बिडो करेगा, आपको बर्फ सबसे ज्यादा एल्बिडो करेगा, आपको सबसे ज्यादा एल्बिडो में जल सबसे ज्यादा एल्बिडो करेगा, सबसे ज्यादा एल्बिडो में धूल कण सबसे ज्यादा एल्बिडो करेगा। आपको अब स्टेप दिया रहेगा कि आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा एल्बिडो किससे होगा? एल्बिडो का मतलब हमने समझाया कि जो उष्मा आता है वो परावर्तित हो जाता है, सतह पर पृथ्वी का नहीं आता है, अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसके कारण जाएगा वो यहाँ चॉइस है। और ये इवेंट जो जा रहा है उसको एल्बिडो कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कई तरह के जवाब आपके आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा एल्बिडो जो करते हैं वो बर्फ है। बर्फ के सतह पर जब भी कोई चमक वाला चीज इतना ज्यादा है कि अगर सूर्य का उष्मा आता है तो कंप्लीट 80% तक रिफ्लेक्ट हो जाता है। और इसीलिए आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि एल्बिडो के लिए निम्नलिखित में सबसे अधिक जिम्मेवार है, तो बर्फ हो जाएगा। इसी प्रकार का आप जब एल्बिडो को समझ लिए हो तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि ज्यादा एल्बिडो होता है पृथ्वी पर, चंद्रमा पर। ज्यादा एल्बिडो किस पर होता है? पृथ्वी पर ज्यादा एल्बिडो होता है कि चंद्रमा पर ज्यादा एल्बिडो होता है? आपको क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर करना होगा। ज्यादा तुम्हें क्या लगता है, ज्यादा एल्बिडो होगा पृथ्वी पर या चंद्रमा पर? एल्बिडो मतलब उष्मा सतह पर आने के पहले परावर्तित हो जाए, वही एल्बिडो है। तो ज्यादा एल्बिडो पृथ्वी के सतह पर होता है, पृथ्वी के द्वारा ज्यादा एल्बिडो होता है। मतलब जो सूर्य के प्रकाश आते हैं पृथ्वी से ज्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं चंद्रमा के तुलना में, कारण चंद्रमा का आकार छोटा है। एल्बिडो के लिए कई जो जिम्मेवार तत्व है वो वहां चंद्रमा पर कम है। चंद्रमा पर हवा नहीं है, गैसेस द्वारा, बादल द्वारा सबसे एल्बिडो होगा। और इसीलिए पृथ्वी पर ज्यादा एल्बिडो होने से, ज्यादा प्रकाश को परावर्तित करने से, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ कंसेप्ट है कि अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को हम देखते हैं तो ये ज्यादा एल्बिडो करता है, इसलिए पृथ्वी अधिक चमकीला दिखाई देता है।
देखो, तुमको एक क्वेश्चन पूछे थे कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी ज्यादा चमकीला दिखाई देगा कि चंद्रमा ज्यादा चमकीला दिखाई देगा। तो अब यही चीज का आंसर जानने के लिए हम लोग को एल्बिडो समझना था। जो लोग एल्बिडो बढ़िया से समझे हुए हो उन लोग को बात समझ में आ गया। एल्बिडो बादल से होगा, एल्बिडो हवा से होगा, एल्बिडो धूल कण से होगा। तो इन सभी में चंद्रमा के तुलना में पृथ्वी पर बादल ज्यादा है, हवा ज्यादा है, यहाँ हवा है ही नहीं। और ज्यादा प्रकाश जब परावर्तित कर देगा तो जब हम अंतरिक्ष से देखेंगे तो यहाँ पे पृथ्वी ज्यादा चमकीला दिखाई देगा चंद्रमा के तुलना में। तो हम समझते हैं कि ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। एल्बिडो से और भी अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। एल्बिडो क्या था ये सबसे पहले समझना जरूरी था। अब यहाँ पे हम लोग चलने जा रहे हैं, जो टॉपिक वो है उष्मा बजट। हीट का बजट देखते हैं क्या है। और उष्मा बजट से बहुत आसान क्वेश्चन आपको कभी कभी फैक्चुअल पूछते हैं। ऐसे तो यहाँ पे ज्यादा चांस आपको रहता है एल्बिडो ही पूछने का। उष्मा बजट का मतलब है कि उष्मा का आना और उष्मा का जाना, इसका जो हिसाब किताब है उसी को हम लोग बजट कहते हैं। बजट का मतलब आप लोग भी समझते हो, आय और व्यय का लेखा जोखा। तो अब हम लोग तो देख लिए कि पृथ्वी पर सूर्य के जितनी उष्मा है उसका अरबवां भाग भी यहाँ जो पहुंच रहा है उसको मान लेते हैं 100% है। मान लेते हैं कि सूर्य का जो उष्मा है 100% जो पृथ्वी पर आ रहा है, जितना आ रहा है उसको 100% मान ले। तो ये उष्मा बजट में जो महत्वपूर्ण चीज है उसको समझते चलिएगा। ये पृथ्वी है, जैसे ही सब चला तो आप पहले से पढ़ चुके हो कि 1000 किलोमीटर तक हमारा जो 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा का लेयर है। तो जैसे ही उष्मा यहां से चलते हैं तो ये 100% चले हैं, लेकिन जैसे ही हवा का लेयर इनको मिल जाता है वैसे ही ऊपरी सतह से 6% ये परावर्तित हो जाता है। इसी परावर्तन को एल्बिडो कहते हैं। दो प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी हम इसको समझाने के बाद सेकंड स्टेज चलेंगे। तो देखिए, पहले 100% हम उष्मा चलाए हैं पृथ्वी पर, जो आए अरबमा भाग ही आ रहा है उसको 100 मान रहे हैं। उसका 6% वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह से परावर्तित हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, टकरा के बाहर हो गया। ये एल्बिडो की घटना हो गई। और शेष जो बचा वो नीचे चल दिया, 100 में से 6 गया तो ये 84, यहाँ पे 100 में से 6 घटा दिए तो ये 94% नीचे की ओर चल दिया। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, जब वो नीचे आया तो नीचे बादल है और बादल भी कहेगा कि हम पूरे जाने नहीं देंगे। बादल के ऊपरी कणों में सबसे ज्यादा ये जो बादल का ऊपरी पार्ट है उसमें बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा और वो जैसे ही हिमांक की स्थिति पे पहुंचेगा बर्फ के छोटे छोटे कण तैर रहे हैं। और अभी हम लोग जाने कि बर्फ सबसे ज्यादा एल्बिडो करता है, तो ये 94% जो चला था इसमें बादल के द्वारा 27% फिर अंतरिक्ष की ओर परावर्तित हो जाता है। ये भी एल्बिडो का ही पार्ट है। अब फिर चल दिया, 94 में से 27 को घटा देंगे तो आप सब लोग समझ रहे हो, 7 7 14 हो गया और 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, 67% अब नीचे की ओर चल दिया। जब 67% नीचे चल देगा तो ये मत समझना कि सब इसी में अब आएगा। इसमें ऊंचे ऊंचे कई पर्वत भी है और इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों से यहाँ पे फिर परावर्तन होते हैं और 2%
फिर अंतरिक्ष की ओर चले जाते हैं और 67 में से 2 निकल गया तो 65% नीचे आ रहे हैं। और जब 65% नीचे आ रहे हैं तो नीचे वायुमंडल क्षोभ मंडल में घना है। यहाँ पे कई चीज उपस्थित है। आप सभी लोग जानते हैं कि नीचे स्तर पर जल वाष्प है, नीचे स्तर पर धूल कण है, नीचे स्तर पर वायुमंडल में घने जो सघन हवा है वे सब है। और इन सभी के द्वारा जो उष्मा आ रहा है इसका एल्बिडो नहीं होके अवशोषण होता है। ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं और दिमाग में सेट रखेंगे, यह 14% एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आप ही बताइए, 67 में 2 पर्वतों की ऊंचे जो है चोटियों से निकल गया 65 और 65 में 14 एब्जॉर्ब हो गया। और इसीलिए पृथ्वी के सतह पर कुल ऊष्मा का केवल और केवल 51% ही पहुंचता है। ये देखो आने वाला बजट है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है। अब ओजोन लेयर और बाकी आयन मंडल इन सभी के बारे में हम अभिषेक जी थोड़ा देर पहले समझाए थे कि इसमें कई तरह के पार्ट होते हैं। ओजोन लेयर मुख्य रूप से जिम्मेवार होते हैं पराबैंगनी तरंग के लिए, अल्ट्रावायलेट के लिए, उसका रिफ्लेक्शन करता है। पराबैंगनी में उष्मा नहीं होते हैं। हम लोग देखे थे गामा तरंग और एक्स तरंग उष्मा नहीं होते हैं। आयन मंडल के लिए वो जिम्मेवार था। ये हम लोग जस्ट पहले वाले पेज में आपको समझाए थे। बाकी उष्मा के लिए रिस्पॉन्सिबल अवरक्त था और माइक्रो था। वो दोनों की कहानी यहां चल रही। बाकी दृश्य वाले जो पार्ट है वो तो हम लोग को डायरेक्ट दिखने वाला पार्ट वो अलग आते हैं। अब इसी चीज में हम लोग जो देख रहे हैं कि सूर्य के उष्मा का जो सेक्शन है उसका जो पार्ट आ रहा है उसमें 100% अगर चला तो 6% वायुमंडल के ऊपरी सिरे से परावर्तित हो गया, 27% बादल से परावर्तित हो गया, 2% छोटे जो ऊंचे ऊंचे हैं उससे परावर्तित हो गया, 14% धूल कण और वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो गया और रेस्ट 51% ये पृथ्वी के सतह पर आया। और ये जितने आए ये सब के सब शॉर्ट वेव लघु तरंग के रूप में आते हैं और लघु तरंग से गर्म नहीं होते हैं। जब ये परावर्तित होके चल देते हैं तो उससे यह दीर्घ तरंग में बदलता है और उसमें फिर ये दीर्घ तरंग उष्मा उत्पन्न करता है, गर्म होता है। ये जस्ट लाइक समझ लो, ये जस्ट लाइक पृथ्वी ट्रांसफार्मर का काम करता है। ट्रांसफार्मर का काम है एक तरफ से एनर्जी लेना, दूसरे तरफ से एनर्जी छोड़ना। पृथ्वी भी सूर्य का एनर्जी लिया और दूसरे तरफ से एनर्जी छोड़ा। और पृथ्वी दिन में गर्म होती है, रात में पृथ्वी ठंडी होती है। और ये दोनों में इतना बैलेंस है, बजट है कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है 51 को उलट दोगे तो हमेशा याद रखेगा पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सी ये हमेशा बना रहता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आएगा पृथ्वी के औसत ताप क्या होता है तो 15 डिग्री सी। अब इसी में अगर नेचर के साथ हम लोग कोई खिलवाड़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, इन सभी की मात्रा बढ़ाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि त्यक्त जो उष्मा है उसे वो रोके, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस है, हरित गृह प्रभाव का गैस है। और उसको रोकने के कारण पृथ्वी का औसत तापमान जो हम 15 डिग्री सी बताए वो बढ़ सकता है। और पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना इसी को ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन कहते हैं। आखिर कितना बढ़ना? तो वर्ष भर का ठंडा का दिन, गर्मी का दिन, 365 दिन का टेम्परेचर भागा 365, अगर विषुवत रेखा पर 15 डिग्री पहुंच रहा है, ये पूरे का एवरेज में 15 डिग्री है तो पृथ्वी का सामान्य ताप है। यदि यह 15 डिग्री से ज्यादा हो जा रहा है
तो मतलब पृथ्वी गर्म हो रही है, उसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां दूसरा एक दो तरह का बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। पहला, सूर्य से आने वाले उष्मा का कुल कितना परसेंट एल्बिडो होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम एल्बिडो समझाए थे। सूर्य से आने वाले उष्मा का कितना परसेंट उष्मा का एल्बिडो होता है? जल्दी से आंसर बता दीजिए। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सही जवाब। एल्बिडो कितना परसेंट का हुआ? जो वायुमंडल में चला गया उसका एल्बिडो हुआ। अब शोषण को एल्बिडो नहीं कहते। ये 14% एल्बिडो नहीं है, 6%, 27% और 2% यही एल्बिडो है। और इसीलिए 6 और 2 8 जोड़ेंगे तो 35% उष्मा जो सूर्य से चलती है वो सतह के पहुंचने के पहले अंतरिक्ष में चली जाती है। उसको हम लोग एल्बिडो के नाम से जानते हैं। यानी एल्बिडो दिमाग में आपका बिल्कुल बैठ गया कि एल्बिडो का मतलब हो गया जो अंतरिक्ष में चला जाए। दूसरा एक और अच्छा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बहुत बेहतर प्रश्न है। आपको क्वेश्चन देगा कि सूर्य से जो उष्मा पृथ्वी के सतह तक पहुंचती है उसमें सबसे ज्यादा एल्बिडो किसके द्वारा होता है? सबसे ज्यादा एल्बिडो किसके द्वारा होता है? चॉइस ए है बर्फ द्वारा, चॉइस बी है बादल द्वारा, चॉइस सी है वायुमंडल के ऊपरी सतह द्वारा, वायुमंडल के ऊपरी सतह द्वारा, और चॉइस डी है ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऊंचे पर्वत के चोटी पर जमे बर्फ द्वारा, ऊंचे पर्वत के चोटी पर जमे बर्फ द्वारा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि ये सभी प्रश्न जो लोग बढ़िया से थ्योरी हमारे साथ समझ रहे हो उन लोग खूब बढ़िया बना पाओगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं। हम लोग देखे सबसे ज्यादा एल्बिडो किसके द्वारा होता है? तो अगर सामान्यतः पूछेगा तो बर्फ द्वारा होता है। लेकिन अभी ये आंसर क्वेश्चन था सूर्य से आने वाले उष्मा में ज्यादा एल्बिडो तो पर्वतों की चोटी पर जो बर्फ है उससे केवल 2% है, सबसे कम होता है इससे। और कई बच्चे डी आंसर सोचो मारे हुए। अभी हमने फिगर बना के आपको यहां समझाया था, इसीलिए समझाया था। फिर आप सेकेंड स्टेप देख रहे हो, ऊपर वाले से 6% है तो ये दोनों तो नहीं होगा, और इसीलिए 50-50 बर्फ और बादल दो ही में कोई एक होगा। अब जल्दी बता दो ए में या बी में किस में टिक लगाया जाए? बिल्कुल साफ है, हम लोग बिल्कुल समझ रहे हैं बादल द्वारा ये 27% है। बादल में ही बर्फ और तमाम चीज मिले हुए हैं और इसीलिए यहां बर्फ नहीं होगा, आंसर बादल होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लो। यदि पृथ्वी की बात न की जाए, कहे एल्बिडो सबसे अधिक कौन करता है? रेगिस्तान, बर्फ, चट्टान, तो आंसर बर्फ होगा। लेकिन दे देगा कि पृथ्वी के सतह पर जो उष्मा आते हैं उस उष्मा का सबसे अधिक एल्बिडो निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो आंसर बादल हो जाएगा। अब हम लोग तो इतना समझ गए, आने वाला बजट बिल्कुल हम लोग को स्पष्ट है कि 100% चला है। तो इसमें जब इसको जोड़ दिए तो 35% डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला गया। 35% डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला गया। और दूसरा नंबर हम लोग जो देखे, ये जो 14% है ये वायुमंडल में अवशोषित करके रखा हुआ है और 51% सतह पर आया है। ये 51% का दो भाग है। 51% का दो भाग है, एक 17 और एक 34। ये दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा
पृथ्वी के सतह पर जो 51% ऊष्मा है, पृथ्वी दिन में उसको गेन करती है और रात में इसको त्याग करती है। जो ध्रुवीय क्षेत्र है, इन ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर में बहुत ज्यादा नमी नहीं होते, बहुत ज्यादा इसमें बादल का स्थिति नहीं है, और इसीलिए ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां चौतीस, ये दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा। पृथ्वी के सतह पर जो 51% ऊष्मा है, पृथ्वी दिन में उसको गेन करती है और रात में इसको त्याग करती है। जो ध्रुवीय क्षेत्र है, इन ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर में बहुत ज्यादा नमी नहीं होते, बहुत ज्यादा इसमें बादल का स्थिति नहीं है, और इसीलिए ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां बादल नहीं होते, उन क्षेत्रों से 17% परावर्तित हो जाते हैं और बाकी सभी सतह से धीरे धीरे रात्रि में 34% ऊष्मा फिर निकल जाते हैं। 51 खींचा, 51 निकला, 14% एब्जॉर्ब हो गया और 35% एल्बिडो हो गया था। जोड़ देंगे ये 17, 34, 14 और 35, फिर 100% हो गया, यानी 100% आया और 100% चला गया। और यही जब पृथ्वी इसको छोड़ा तो कुछ जो गैस है जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसों में एक गुण है, ऊष्मा को शॉर्ट वेव में आने देता है परंतु लॉन्ग वेव में जाने नहीं देता है, और इसीलिए आने में ऊष्मा लघु तरंग के रूप में है। तो कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, कितना भी हमारा मीथेन बढ़ जाए, आने में ऊष्मा की कमी नहीं होगी, क्योंकि शॉर्ट वेव को वो नहीं रोकता है। लेकिन जब वह सतह से टकरा जाएगा तो लॉन्ग वेव में बदल जाएगा, और लॉन्ग वेव में बदलने के बाद लॉन्ग वेव परावर्तित होकर के नहीं जाएगा, और दीर्घ तरंग को जब रोकता है तो जो ऊष्मा को रोकने वाले गैस हैं उसको हरित गृह गैस कहते हैं। वो हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला गैस है, और वो गैस सामान्यतः है तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्हीं गैसों की कृपा से पृथ्वी का औसत तापमान बना रहता है। अगर हमारे पृथ्वी पर CO2 ना रहे, पृथ्वी पर मीथेन ना रहे, तो दिन में गर्म होगा और रात में पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। तुम्हें 5-6 वैरायटी लेके सोना पड़ेगा, बगल में चादर, कंबल, रजाई, फिर मोटी रजाई, ये सब साइड होगा। सोने समय ऐसे ही सोओगे। रात के 10 बजे तक ऊष्मा ज्यादा निकलेगा तो चादर चाहिए, 12 बजते बजते कंबल चाहिए, 2 बजते बजते एक जो है रजाई चाहिए, और 5 बजे सुबह होते होते मोटी रजाई चाहिए, क्योंकि तब तक पृथ्वी तो ठंडी हो जाएगी। और इसीलिए दैनिक तापांतर जो होगा, दिन रात का तापांतर जो होगा वो बढ़ जाएगा यदि हरित गैस न रहे तो। लेकिन यदि इन गैसों के परसेंटेज में वृद्धि होता है, CO2 बढ़ जाए, मीथेन बढ़ जाए, तो वो ज्यादा रोक देगा, और जब ज्यादा रोकने लगेगा तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हो गया पूरा ग्लोब वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। किससे? तो औसत टेम्परेचर से ज्यादा। यानी ग्लोबल वार्मिंग एक खास इवेंट है, जब एक CO2 मीथेन एक बढ़ता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और बाकी हम लोग जो देख रहे हैं, टायर वगैरह ये सब जितने जलाते हो सब उससे एरोसोल में आते हैं, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग की घटना हो रही। तो हम लोग ये जो इवेंट देखे, सौर का बजट देखे, आया और गया 100% का, इसमें एल्बिडो और तमाम चीज से क्वेश्चन आपका रह सकता है। हम नहीं चाह रहे थे कोई टॉपिक सेक्शन छोड़ना, इसलिए हमने इसका भी आपका वर्क कर दिया।
अब इंपॉर्टेंट बात हम लोग सुने, हम लोग वायुमंडल पूरा रूप से कंप्लीट कर लिए, जल मंडल भी पूरा आपका कंप्लीट हो गया। स्थल मंडल में 2-3 टॉपिक हम देख रहे थे। बल के बारे में इंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, ये सब आप बहुत डिटेल अभी नहीं सुने हो। दूसरा नंबर इसी में हम लोग चट्टान के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन रॉक से रहता है। और तीसरा नंबर स्थलाकृति से क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना है दरोगा वगैरह में। और इसीलिए जो है स्थलाकृति, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, इन सभी का स्टडी 2 क्लासेस में कर ले और तब फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तब इसके फिर टेस्ट लगवा लेंगे और उसके बाद वर्ल्ड के लिए फिर हम लोग क्लासेस चलेंगे, हो जाएगा। देखो 2-3 बात है, आज पॉलिटी वाले सर जो है स्पेशली फोन किए